वेलकम टू MATV। मेरा नाम है सविता आर्या। जैसे कि आपको पता है, हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, प्रोजेक्ट होम्योपैथी नेचर्स कैन, जहाँ पर हमको नई नई तरह की जानकारी मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे साथ है नेचुरल हार्ट प्रैक्टिशनर विनोद कुमार जी, जो कि एक वेल एक्सपीरियंस्ड है फॉर नियरली ओवर 25 ईयर्स। उन्होंने काफ़ी कुछ किया और काफ़ी कई अवार्ड्स भी मिले हैं विनोद जी को। विनोद जी ने एक खोई होम्योपैथी को रीइस्टैब्लिश किया है, जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान लापता हो गई थी। और पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे लास्ट एपिसोड काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया। हमको कई फ्रेंड्स कॉल्स और मैसेजेस भी आए। सो आप सबको थैंक यू। और चलो बातें शुरू करते हैं विनोद कुमार जी के साथ। नमस्ते विनोद कुमार जी, वेलकम वंस अगेन टू MATV। थैंक यू सविता जी, और सभी MATV के दर्शकों को प्यार भरी नमस्ते। बहुत अच्छा सविता जी, और हमें भी काफ़ी फ़ोन आए। हाँ जी। और लोगों ने बहुत पसंद किया। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात जो मुझे कमेंट मिला कि हिस्ट्री के साथ हम लोगों ने ये एक नेचुरोपैथी के बारे में हिस्ट्री दी। हाँ जी, जरूर, वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया जी। इसके साथ ही मैं आपको पूछ लेती हूँ कि थोड़ा सा आपने हिस्ट्री के ऊपर टच किया था लास्ट एपिसोड में। हाँ जी। अब दर्शक जानना चाहते हैं कि स्पिड्रिक की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि स्पिड्रिक मेरे ख्याल से हम सब एक नई चीज़ हमको पता चली आपके थ्रू। बिल्कुल। तो आप प्लीज़ स्पिड्रिक की हिस्ट्री बताओ। हाँ जी सविता जी, हम लोगों का जो मेन मकसद ये है कि जो नेचुरल मेडिसिन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, जो यूके में काफ़ी सालों से काम कर रही है, उसके अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। तो स्पजरिक वर्ड जो है एक बहुत एशियंट वर्ड, बहुत पुराना एक पद्धति है, जो कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा जानकारी दूं हमारे दर्शकों को, कि हमारे जो आयुर्वेदा जो पद्धति है, फर्स्ट मेडिकल सिस्टम ऑन द अर्थ, हाँ जी, उसके अंदर एक रसायन पद्धति होती थी, जो कि उस जमाने में इसको अल्केमी कहते थे। ओके। और जिसका मतलब होता था एशियंट केमिस्ट्री। हाँ जी। है ना। तो एशियन केमिस्ट्री का मतलब ये था कि आयुर्वेदा की जो दवाइयाँ बनती थी, हाँ जी, उसका एक रसायन पद्धति को अल्काइमी के साथ जोड़ा गया। ओके। है ना। हाँ जी। और वो सब जानते हैं इस बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक कि मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को बिलीव करते हैं कि आयुर्वेदा इज़ द एशियंट ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। जब वो इंट्रोड्यूस हुआ 15वीं शताब्दी के अंदर, हाँ जी, यूरोप के अंदर, तो पैरासेल्सस नाम के जो एक एक्सपर्ट होते थे, साइंटिस्ट जिसे हम कह सकते हैं, जिन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी, हाँ जी, उन्होंने एल्काइमी को यूरोप में जब इंट्रोड्यूस किया और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। ओके। और उसको एक, जैसा कि अक्सर होता है कि जब हमारे एशिया से या इंडिया से कोई इन्वेंशन होती है तो उसको यूरोप के अंदर रीनेम कर दिया जाता है। तो वही रसायन पद्धति को पैरासेल्सस ने स्पजरिक का नाम दिया। और अनफॉर्चुनेटली कि उनके लाइफ टाइम, जब तक वो जीवित थे 15वीं शताब्दी से, तो उस समय तक उनके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके काम को समझा। हाँ जी। और उसको मिसअंडरस्टैंड किया। तो उन्होंने फिर अपनी जो रिसर्च की थी उसमें दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है, और उन्हीं के टाइम पर इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया। कि अल्काइमी को जब उन्होंने स्पजरिक नाम दिया तो उन्होंने सोचा कि कोई मेटल से गोल्ड बनाने की प्रक्रिया है। हाँ, यानी प्रोसेस है, यानी कि लोगों ने समझा कि ये कोई एक तरह की आर्ट है। हाँ, जिससे कि आप आम मेटल को गोल्ड बना देंगे। एक्चुअली में वो क्या होता था कि हमारे जो एशियंट ऋषि थे आयुर्वेदा की, हाँ, उनके पास एक आर्ट थी कि गोल्ड से कैसे दवाई बनाएं, और हम गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर दवाई के रूप में जब लें तो तंदुरुस्त रह सकें। है ना। हाँ जी। तो उसको यूरोप में जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो मिसअंडरस्टैंड किया गया, तो उसको एक अल्काइमी के नाम दे गया। जब वो आज से 500 साल पहले, हाँ जी, जब वो लोप होने लगी, तो प्रकृति के अंदर एक हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ, है ना। प्रकृति के अंदर जो आत्माएं हैं, देव आत्माएं, वापस आती हैं। तो उसमें उन्हीं के एक फॉलोवर हुए हनीमैन। हाँ जी। उन्होंने पैरासेल्सस को पढ़ा, और जब पैरासेल्सस को पढ़ा तो उन्होंने स्पजरिक को भी ध्यान में दिया और हर्बल मेडिसिन को भी लिया। तो हमने उसको हिस्ट्री में बताया। तो हनीमैन जी ने होम्योपैथी की रचना की। लेकिन होम्योपैथी जब अपने चरम सीमा पर थी यहाँ पर यूरोप में, है ना,
जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो स्पजरिक को फिर पीछे रह गई वो, ओके, है हाँ ना। जी, तो फिर पैरासेल्सस के और हनीमैन जी के फॉलोवर होते थे, हाँ बहुत जी। अच्छे, एक तरह से कह सकते हो कि सपोर्टर। उनका नाम था मैटी जी, ओके, मैटी, है हाँ ना। जी। और वो हमारे जो इटली से बिलोंग करते थे, उन्होंने दोनों को पढ़ा। ओके। जो काउंट मैटी थे उन्होंने, वो एक बड़ी अच्छी शख्सियत, उनका नेचुरल मेडिसिन में विश्वास था, हाँ जी, तो उन्होंने पैरासेल्सस को पढ़ा, हनीमैन जी को पढ़ा। हाँ जी, तो उन्होंने देखा कि 500 साल पुरानी जो एक आर्ट थी जिसको पैरासेल्सस ने डिस्कवर किया था, वो कहीं होम्योपैथी के इन्वेंशन के बाद लोप हो गई, हाँ जी, है ना। तो उन्होंने इसको रीडिस्कवर कर दिया, ओके, यानी कि, और साथ में एक भ्रम भी तोड़ दिया हाँ जी, कि जो एशियंट आर्ट होती थी अल्काइमी, और जो एशियंट हमारे जो पुराने ग्रंथों में मिलता है, उसके अंदर जो पद्धति होती थी दवाई बनाने की, वो गोल्ड बनाने की पद्धति नहीं थी, वो गोल्ड से दवाई बनाने की पद्धति थी, और एक सीक्रेट था लाइफ का, हाँ जी। जिससे हम तंदुरुस्त रह सकते थे। तो काउंट मैटी जी ने वो एक भ्रम तोड़ा, हाँ जी, और हनीमैन जी की होम्योपैथी को फॉलो करते हुए स्पजरिक पार्ट उसमें जोड़ दिया, ओके, और उन्होंने पैरासेल्सस से, यानी कि दो पैथियों को मिलाकर, एक स्पजरिक थेरेपी को मिलाकर, होम्योपैथी के प्रिंसिपल को मिलाकर एक साइंस बनाई, जिन्होंने अपने लेवल पर उसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा, ओके, जो कि बाद में इतना प्रचलित हुआ हाँ जी, कि वो एक मैटी सिस्टम के नाम से जानने लगे, ओके, और उसके बारे में बहुत किताबें लिखी गई, और यूरोप के अंदर वो एक तरह से एक मेडिकल सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशन थी। हाँ जी, और उन्होंने उसके अंदर काफ़ी इस तरह की बातों का जिक्र किया कि एशियंट आर्ट जो होती है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन है, और पैरासेल्सस की जो ये आर्ट देन है, ये बहुत हज़ारों साल पुरानी है। हाँ जी, और हनीमैन जी ने जो डायलूशन पद्धति रखी है, ओके, और जो लॉ ऑफ सिमिलर की रचना की है, हाँ जी। उन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, वाओ, और वो फिर आगे चलकर वर्ल्ड वार में फिर लोप हो गया, हाँ जी, वो डिसअपियर्ड हो गया। उसके जो फॉलोवर थे वो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो स्पजरिक थेरेपी के अंदर वो कमी आ गई। हाँ जी, और फिर देखिए कुदरत का खेल वाओ, कि फिर उनके एक सपोर्टर हुए जिनका नाम थियोड क्रॉस, हाँ जी, जो कि बहुत उनके दादाजी प्रख्यात होम्योपैथ थे। उनका इंटरेस्ट हनीमैन में बैठा पहले, फिर मैटी जी में बैठा, फिर पैरासेल्स में बैठा, तो उन्होंने इसी के अंदर एक ऐड कर दिया, और जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया के अंदर एक मेडिसिन बनाने की पद्धति, जिसे क्रॉस मेथड हाँ जी, कहा जाता है, स्पजरिक क्रॉस मेथड कहा जाता है, वो दर्ज करवाया। वाओ, यानी कि वर्ल्ड वार तक वो हाँ जी। आते आते वो एक एस्टेब्लिश्ड साइंस थी, और वो कमी हो गई। और जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, हाँ जी, तो फिर वो डिस्पीयर हो गई। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर सत्यपाल के द्वारा ये मौका मिला कि ये जो स्पजरिक जो पार्ट है, जो कि डिसअपियर्ड हो गया है, उसको दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने का मुझे मौका मिला, और ब्लेसिंग मिली, और मुझे कार्य करने का मौका मिला जब, तो मैंने इसको यूके के अंदर इस पैथी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया। वाओ, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। काफ़ी गर्व की बात है, बीइंग द यंगेस्ट इंडियन आपने रीएस्टैब्लिश किया सिस्टम you. को। और मैंने देखा भी है, सुना भी है कि आपको बेस्ट कंट्रीब्यूशन अवार्ड भी मिला है, हाँ जी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफेशन बॉडी ने आपको खुद दिया है। जी, यहाँ के जो यहाँ पर जैसे कि हम बताते हैं कि CAM, हाँ जी। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स का एक अपना एक सेक्टर है। ओके। उसके अंदर कई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। हाँ जी। उनमें से वन ऑफ दी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर जब विचार किया और कार्य किया, तो उनको वो हर साल एक इस तरह के सेक्टर को अवार्ड देते थे, इस तरह के पर्सनालिटी को अवार्ड देते थे जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का नाम बढ़ाया हो। ओके। तो उसके अंदर आप जैसा कि जानते हैं कि हाँ जी। आयुर्वेदा इज वर्ल्ड नोन, हाँ जी जी। होम्योपैथी इज वर्ल्ड नोन, तो कितनी नेचुरल मेडिसिन वर्ल्ड नोन हैं। तो अचानक एक साइंस जो कि वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत एस्टेब्लिश थी हाँ जी। और वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थी, और मैनी रॉयल
जो पर्सनैलिटीज़ थी और हाँ जी। काफ़ी मेडिकल एक्सपर्ट उसको फॉलो करते थे, वो वर्ल्ड वॉर की वजह से वो डिसअपियर हो गई। ओके। तो उसको एक गैप आ गया, करीब करीब तकरीबन 80 साल का गैप, हाँ जी। 80-90 साल का जो गैप आया, उसके अंदर मुझे ये मौका मिला मेरे रेस्पेक्टेड डॉक्टर सत्यपाल के द्वारा इसको रीएस्टेब्लिश करने का। हाँ जी। तो मैंने जब इसको रीएस्टेब्लिश करके इसके ऊपर एक बहुत रिसर्च की, हाँ जी। और रिसर्च करने के बाद यहाँ पर वो जो गैप को फुलफिल किया, हाँ जी। तो उस संस्था ने मुझे एक बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स का एक अवार्ड दिया, वाओ। जो कि बिना ब्लेसिंग के नहीं हो सकता। हाँ जी, तो जरूर, ये तो काफ़ी गर्व की बात है। हाँ जी। और दूसरा मैंने ये भी पढ़ा है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपका जो ये फैबुलस वर्क आपने जो ये किया है हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द मेडिकल बुक एज वेल। हाँ जी, यस, ये एक प्रोफेसर यहाँ पर बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, हाँ जी। जो कि यहाँ पर मेडिकल उन्होंने एक हिस्ट्री लिखी थी, उसके अंदर लंदन के अंदर उन्होंने एक हाँ बुक जी। पब्लिश की थी, जिसको रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन प्रेस ने उसको पब्लिश किया था। और वो डॉक्टर निक ब्लैक, जो कि हाँ एक जी। प्रोफेसर भी हैं और मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने वो एक रिसर्च कर रहे थे हिस्ट्री, लंदन के अंदर जो मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर से पहले एक हॉस्पिटल, सेंट सेवियर एक हॉस्पिटल यहाँ पर चलता था, हाँ जी। 1873 में, ओके। जिसके अंदर होम्योपैथी से रिलेटेड हाँ जी। और स्पर्जिक से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट्स उसमें अवेलेबल होते थे, पर वो वर्ल्ड वॉर के अंदर डिविंडल हो गया, बंद हो गया। ओके। तो वो उसके ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे, तो उसका लिंक कहीं ना कहीं मेरी रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ था। हाँ जी। हमारी जो रिसर्च थी स्पर्जरिक के ऊपर, मैटी सिस्टम के ऊपर जो हमारी रिसर्च थी, तो वो जब क्लिक हुआ, मिला, तो उन्होंने फिर इसके बारे में अपनी इस बुक में छापा, हाँ जी। और वो पब्लिश हुआ लंदन से। तो ये भी एक अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जब हम कोई कार्य करते हैं हाँ जी। और उसके अंदर जब कोई ब्लेसिंग मिलती है, तो वो काम पूरा हो ही जाता है। हाँ जी। तो धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का एक सेक्टर बना, हाँ फिर होम्योपैथी का एक सेक्टर बना, और जैसा कि हमने अपने व्यूअरों को बताया कि होम्योपैथी सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है ना, और यहाँ पर कितनी ही नेचुरल मेडिसिन्स अपने स्तर पर काम कर रही है। तो हमारे एक टीम में एक ये डिस्कशन हुआ कि व्हाई नॉट हम लोग स्पर्जरिक थेरेपी को भी, हाँ जी। एक मैटी सिस्टम को भी रीइंट्रोड्यूस करके वापस एक यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाएं। वाह, इसका मतलब है फिर स्पर्जिक थेरेपी का क्रेडिट आपको ज़रूर जाता है। थैंक यू। हाँ जी। दूसरा सवाल है कि जैसे कि स्पर्जिक के डाइल्यूशंस हाँ होते जी, हैं हाँ और जी। प्रिंसिपल्स होते हैं, हाँ जी। क्या वो सेम है होम्योपैथी के जैसे? हाँ जी, देखो, इसके अंदर जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी थोड़ा सा बताया, और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ MATV पर सिर्फ अपनी एक तरह से खूबी बताने का नहीं, एक हिस्ट्री, एक नॉलेज देने का भी अब ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि होम्योपैथी को सब जानते हैं, हाँ जी। और होम्योपैथी के अंदर सपोर्टर भी हैं और थोड़े से क्रिटिक भी हैं, हाँ जी। और उसकी वजह से होम्योपैथी फिर भी ग्रो कर रही है। हाँ जी। और अगर आप देखें तो होम्योपैथिक यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, हाँ जी। है ना। तो हम लोगों ने इसको स्पर्जरिक को जब हमने बताया कि स्पर्जरिक जो थी ये पार्ट ऑफ होम्योपैथी बन गया था, ओके। और कहीं ना कहीं स्पर्जरिक थेरेपी को एक तरह से होम्योपैथी की कैटेगरी में डालकर होम्योपैथी का पार्ट समझ लिया गया था, हाँ जी। है ना। ओके। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि इन दोनों के जो डाइल्यूशंस हैं या इन दोनों की पोटेंशियल या प्रिंसिपल्स हैं, वो एक्चुअली में सेम प्रिंसिपल है, लेकिन उनका नज़रिया अलग है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि होम्योपैथी के अंदर लॉ ऑफ सिमिलर को फॉलो किया जाता है जब, तो एक क्रूड फॉर्म की जो दवाई होती है वो उसको हम डाइल्यूट करके जब लेते हैं तो वो होम्योपैथिक पार्ट हो गया, ओके। है ना। यानी कि जो पौधा हाँ जी। हमें बीमार कर सकता है, वही पौधा जब डाइल्यूटेड करके दिया जाए, हाँ जी। तो उसको होम्योपैथी का नाम दे दिया गया। ओके। स्पर्जरिक थेरेपी थोड़ी सी अलग है, लॉ ऑफ सिमिलर को मानती है, हाँ जी। लेकिन वो पैरासेल्सस के लॉ ऑफ सिमिलर को फॉलो करती है। ओके। कि लॉ ऑफ सिमिलर का मतलब कि
लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। यानी कि जो आयुर्वेदा फिलॉसफी है कि जिस चीज़ की कमी है, हाँ जी, जिस सॉल्ट की कमी है, जिस एलिमेंट की कमी है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हुई, तो उसको अगर हम वही एलिमेंट से, वही सब्सटेंसेस से, जड़ी बूटियों के द्वारा, हाँ जी, यानी कि हमें नेचुरल वर्ल्ड के द्वारा, वेजिटेबल किंगडम के द्वारा उसकी पूर्ति कर दी जाए शरीर में, तो हमारा शरीर द्वारा से तंदुरुस्त हो जाता है। ओके, तो वो एक लॉ ऑफ सिमिलर हो गया। हाँ जी, सेकंड पार्ट जो स्पजरिक का आता है वो ये है कि डाइल्यूशन पद्धति, यानी कि डाइल्यूटेड ही फॉर्म लेती है। अक्सर स्पजरिक को सिमिलैरिटी की वजह से एक साइंस मान लिया जाता है हाँ जी, एक्चुअली में, लेकिन ये दोनों की प्रिंसिपल है। जैसा कि स्पजरिक इज ए हर्बल वे ऑफ हाउ टू मेक एक्सट्रैक्ट, और फिर साइंटिफिक एक्सट्रैक्ट जिसको फाइटोथेरेपी भी कह सकते हो आप, ओके, और होम्योपैथिक डाइल्यूशन पद्धति, ये दो नाम आते हैं। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो स्पजरिक जो है वो अनलिमिटेड पोटेंसीज या डाइल्यूशंस पे बिलीव नहीं करता। यानी कि वो, उसका मतलब ये है कि 24x, हाँ जी, यानी कि एक जो सब्सटेंस है वो, उसका मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है वो होम्योपैथिक के अंदर 24x तक आते आते हाँ जी, नील हो जाता है, ओके, लॉस्ट हो जाता है। और 24x के बाद जितने भी इसके हायर डाइल्यूशंस हैं होम्योपैथिक में, उसको उसके जो फॉलोवर्स हैं वो फॉलो करते हैं होम्योपैथ, और वो एक एनर्जेटिक रूप से उसको देखते हैं, हाँ जी, है ना। स्पजरिक थेरेपी के अंदर पार्ट ऑफ होम्योपैथी होते हुए भी ये होम्योपैथी से अलग हुई, हाँ जी, और इसके अंदर स्पजरिक मैन्युफैक्चरिंग वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मेडिसिन्स, है ना, वो पार्ट फाइटोथेरेपी से लिया गया, हाँ जी, वो एक हर्बलिज्म से लिया गया, और जो डाइल्यूशन पद्धति आई वो 24x पे आके खत्म हो जाती है। जी, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप एक होम्योपैथिक का विश्वास करते हैं, जैसे आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, तो आपको मालूम होगा कि एक जो डाइल्यूशन पद्धति है वो होम्योपैथी के अंदर ये है कि, जैसे कि हमने पिछले वाले एपिसोड में बताया था, और अब वो एक तो डी डाइल्यूशन जो डी से होता है, एक सी से होता है, हाँ जी, है ना। जो स्पजरिक है वो डी से डाइल्यूटेड, जो डेसिमल जिसे कहते हैं, वो उसका मतलब है कि 1:9 रेशो की हिसाब से अंटिल D12, हाँ जी, D12, ओके, यानी कि D12 से ऊपर मैक्सिमम 24x, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 हाँ जी, पोटेंसी। लेकिन स्पजरिक के अंदर जो सबसे बड़ी जो एक बात मुझे इम्प्रेस करती है और साइंटिफिक लगती है कि कभी भी प्री मेड, हाँ जी, यानी कि पहले से ही बने हुए डाइल्यूशंस नहीं होते। ओके, यानी कि आपको होम्योपैथिक सेक्टर के अंदर हाँ जी, आपको मिलेगा कि एक जो प्लांट है उसके जो डाइल्यूशंस बने हैं, उसकी जो पोटेंसीज बनी हैं, वो 4x है, हाँ जी, 6x है, ओके, 12x है, 30C है, फिर वो आगे चल के हायर डाइल्यूशन में चली जाती हैं, हाँ जी, है ना। और जो इमोशनल लेवल पर किसकी ज़रूरत है, मेंटल लेवल पर किसकी ज़रूरत है, और फिजिकल लेवल पर किसकी ज़रूरत है, वो हमें वो एक नेचुरल होम्योपैथ प्रैक्टिशनर उसको देता है। लेकिन स्पजरिक के अंदर D4 से स्टार्ट होता है, हाँ जी, और इसको D12 पर मैक्सिमम खत्म हो जाता है, Difference और वो ऑन द स्पॉट एक ही पोटेंसी दी जाती है, यानी एक ही डाइल्यूशन दिया जाता है। हाँ जी, यानी कि उसको वाटर की क्वांटिटी, हाँ जी, जब कोई आप मरीज को देते हैं तो वाटर की क्वांटिटी वो उसको सेट करनी है। ओके, यानी कि आपका जो डाइल्यूशन है, हाँ जी, उसकी जो कुछ बूंदे हैं या उसकी जो गोली है वो आपके पानी में उसको मिलाकर देनी है। जी, यानी कि हायर डाइल्यूशन ओके, स्पजरिक थेरेपी में नहीं यूज होते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। जी, तो दूसरा सवाल है कि जैसे कि मैंने सुना है कि होम्योपैथी अगर वैसे ही काम करेगी अगर आपका जैसे फेथ होगा, हाँ जी, ऐसे स्पजरिक भी काम करती है? हाँ जी। इसके अंदर हम लोगों को, पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं यूके में जो काम कर रही हैं, उनका एक सर्टेन लॉ है, ओके, और वो सर्टेन लॉ है ये है कि हम लोग डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी
जो सिस्टम है वो भी इजाज़त नहीं देता हमें जी। कि हम उसको मेडिकल डायग्नोज करें। क्यों? क्योंकि हम लोग बॉडी टाइप से ट्रीटमेंट करते हाँ हैं, जी। है ना। तो ये अक्सर सवाल आता है, मेरे पास भी कई सवाल आते हैं और बोलते हैं कि हमने सुना है कि होम्योपैथी या मेडिकल जितनी भी नेचुरल मेडिकल साइंस हैं उस पे फेथ होगा। तो ये इनडायरेक्टली वे में मुझे ये कहना है कि पॉजिटिविटी हर सेक्टर के अंदर, हर चीज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप करती है। हाँ जी। हाँ, आपको फेथ होना, आपका विश्वास होना, दृढ़ संकल्प होना, पैशन होना, फेथ होना, ये कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करती है। और होम्योपैथी के अंदर ये धारणा इसलिए बन गई क्योंकि डाइल्यूशंस की जो प्रक्रिया है वो अनलिमिटेड चली गई। हाँ जी। है ना। और उसमें मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो है वो बिल्कुल नील हो गया। तो उसको एक प्लेसिबो का नाम दे दिया गया, उसको फेथ के साथ जोड़ दिया गया, उसको एक हालांकि जो हमने बताया है कि इसके पीछे स्पजरिक का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है, है ना। मैटी सिस्टम का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जो फेथ होना चाहिए, है ना। और ये बहुत अच्छा एक पॉइंट आता है कि आपका जो फेथ है वो सर्टेन लेवल पर कुछ काम तो करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आपकी जो मेडिसिन्स हैं उसके अंदर आपकी जो हीलिंग हुई है, आपका जो प्रोसेस आपने जो किया है वो मेंटली लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर क्या हुआ। तो फेथ जब आता है तो वो मेरे व्यू में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये आता है कि जो व्यक्ति या जो प्रैक्टिशनर फॉलो करता है अपनी साइंस, नेचुरल मेडिसिन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका रजिस्ट्रेशन और प्लस उसका जो एक्सपीरियंस, उसको कितने सालों से है, वो फेथ होना बहुत जरूरी है। उस पर फेथ होना बहुत जरूरी है। दवाई बच्चों पे काम करती है, एनिमल पे काम करती है, हाँ, उनको तो फेथ नहीं होता, है ना। तो कई बार ये चीज़ देखने में मिलती है कि मेडिसिन्स जब हम लेते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फेथ के साथ साथ एक प्लांट का जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है, प्लांट का एक जो गुण है, वो सबसे बड़ा मायना काम करता है उसमें। ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि जैसे बच्चा भी मेडिसिन खाता है, एनिमल भी खाता है, उनको तो होश नहीं है कि, उनको तो पता नहीं होता कि, उनको ये समझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके हमें दवाई लेनी है ना। तो उसके अंदर जब हम लोग दवाई देते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उनको तो सिर्फ एक माध्यम के द्वारा हमें पता चलता है कि वो हील हो गया या उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी वो हील हो गई, है ना। लेकिन इसके साथ साथ जब उसको हम लोग दवाई देते हैं तो वो उसको ये दी जाती है माँ के द्वारा या घर में द्वारा दी जाती है, तो वो लेते हैं उसको, है ना। चलो, बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ बात करने वक्त। मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए। हाँ जी। कि जैसे कि मैं अब एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ और हमको बताया गया है कि जैसे एविडेंस बेस्ड चीज़ों को मानना है, है ना। हाँ जी। और हमको ये भी बताया गया कि होम्योपैथी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं मिलती। हाँ जी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने बताया स्पिरिचुअल में मिलती हैं। हाँ जी। तो फिर स्पिरिचुअल का स्टेटस इन यूके क्या है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि आप फार्मेसी है। अभी मुझे पता चला कि आपके क्वेश्चंस जो हैं, हाँ जी, बहुत ज़्यादा डीप हैं। देखो, इसके पीछे देखो हर साइंस का अपना एक तरीका होता है, अपना एक प्रोसेस होता है, अपने एक प्रिंसिपल होते हैं। और आप आयुर्वेदा को देख लीजिए, वो मेडिकल बेस्ड साइंस है ना, और वो बहुत साइंटिफिक है। हाँ जी। फिर होम्योपैथी की जब रचना हुई तो वो एलोपैथी जो डॉक्टर होते थे सैमुअल, उन्होंने की। हाँ, और उन्होंने डाइल्यूशन पद्धति की। उनका मेन मकसद था कि साइड इफेक्ट ना हो, है ना कहीं जो केमिकल मेड मेडिसिन हैं या हर्बल बेस्ड मेडिसिन हैं वो भी क्रूड फॉर्म में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती थी। हाँ, तो उन्होंने डाइल्यूशन पद्धति कर दी। और डाइल्यूशन का मतलब कि उन्होंने इतनी डाइल्यूट कर दी उसको कि वो साइड इफेक्ट ना हो और एनर्जेटिक लेवल पे चले गए। अब आपका ये सवाल कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं मिलती, देखो जो साइंटिफिक जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जब मेडिकल रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि होम्योपैथिक जो साइंस है उसके अंदर जो मोस्टली जो
रिसर्च होती है या मोस्टली जो ट्रीटमेंट होता है वो हायर डाइल्यूशन से होता है जी। है ना। हालांकि उनका मत ये है कि होम्योपैथ्स का कि वो जो डाइल्यूशन हायर हैं वो एनर्जेटिक लेवल पर काम करते हैं, जी। लेकिन वो मेडिकल बेस्ड जो एक्सपर्ट्स हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। जी। अब उन्होंने इसको 2 कैटेगरीज में डाल दिया हाँ जी। कि एक 24x तक तो हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलती है और 24x के बाद जितने भी डाइल्यूशन है उसमें हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो वो एक वाटर हाँ जी। है ना। अब इसी के बीच में अगर आप स्पजरिक को देखो, ये स्पजरिक हमने इसको 1996 में यूके में इंट्रोड्यूस किया, हाँ जी। रीएस्टैब्लिश किया। जर्मन में ये लास्ट 120 सालों से चल रही है जी। जर्मन के अंदर। जो फार्मेसी है स्पजरिक की मेडिसिन की, हाँ जी। वो तकरीबन 120 साल से बना रही है। ओके। वर्ल्ड वार में यूके से ये डिसअपियर्ड हो गई, लोप हो गई, तो ये मौका जब मुझे दोबारा से यूके में मिला 1996 में, हाँ जी। और उस समय हम पहले वी आर द पायोनियर फर्स्ट जो पर्सन हम लोगों को ये जब मिला अवार्ड कि हम लोग ये पहले व्यक्ति बने, पहले सपोर्टर बने जो स्पजरिक को हमने लिया। अब ये स्पजरिक का जो बार बार वर्ड आ रहा हाँ है, जी। ये इसके अंदर जो जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट ने होम्योपैथी के अंदर सवाल रेज्ड ये या सवाल उठाए हाँ कि जी। वो एक वाटर पद्धति है, उसकी जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज हैं उसमें नहीं मिलती, और जो उसकी मेडिसिन बनाने का जो तरीका है, हाँ जी। और तो और वो प्लांट को एक दूसरे तरीके से लॉ ऑफ सिमिलर ठीक करते हैं। जी। इसका सबका जवाब 150 साल पहले मैटी जी ने रिफॉर्म करके होम्योपैथी को दिया। वाओ। देखिए, जी। स्पजरिक के रूप में ओके। उन्होंने स्पजरिक के रूप में दवाइयां बनाई। जी। उन्होंने अनलिमिटेड डाइल्यूशंस नहीं रखे। हाँ जी। प्रीपेड जो पहले से बने होते हैं डाइल्यूशंस या पोटेंसीज, वो नहीं रखे। ओके। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक तरह का डाइल्यूशन रखा, उसको देने का तरीका अलग किया। जी। यानी कि अगर हम एक इसको आम भाषा में समझे हाँ जी। कि आपका जो राइवीना है, जी। आप उसको एक कंसंट्रेशन जो उसका होता है, एक्सट्रैक्ट जो होता है, उसको एसेंस जो होता है, जूस जिसे हम कहते हाँ हैं, उसको जब हम डाइल्यूटेड करके पीते हैं, है ना, तो वो हमारी मर्जी होती है कितने पानी के अंदर लें, हाँ जी। है ना, कितना डाइल्यूट करें। हमारे इंडिया के अंदर रूह अफ़ज़ा हम पीते थे, जी। है ना। वो रूह अफ़ज़ा क्या होता था कि हम थोड़ा सा उसको पानी के गिलास के अंदर हाँ भर के जी। पीते थे, है ना, आपको शायद याद होगा। तो वो जो देखिए रूह अफ़ज़ा वहाँ है, पानी कितना लेना है, कम लेना है, ज़्यादा लेना है, वो हमारी चॉइस है, जी। उसको हमारे को कितना सूट करता है। तो मैटी जी ने होम्योपैथी से ही एक प्रिंसिपल निकाला और उसको फॉलो करते हुए ये कहा कि हमारा जो एसेंस है उसको डाइल्यूटेड आपकी बॉडी पे कितना चाहिए, हाँ जी। वो उसको एक निर्धारित तौर पर निश्चित करके आप ले लें। जी। तो आपकी जो प्रॉब्लम है अगर ज़्यादा है हाँ जी। तो आप उसको डाइल्यूटेड ज़्यादा कर लीजिए, अगर कम है तो उसको कम डाइल्यूटेड कर लीजिए और उसको लीजिए। और ये आज 120-25 सालों से ये एक रिसर्च का विषय है, और साथ ही साथ जर्मन में इसका एक डाटा बना। हाँ। अब आई बात कि जब वो इसे स्पजरिक को 1996 में जब हमने यूके में रीएस्टैब्लिश किया, हाँ जी। तो ये फास्ट ग्रोइंग साइंस बन गई, एक सिस्टम बन गया, एक रेवोल्यूशन आई कि होम्योपैथी के अंदर जो क्वेश्चंस आते थे जिनका जवाब देना मुश्किल होता था, उसको एक स्पजरिक होम्योपैथी ने स्टार्ट किया जवाब देना। हाँ जी। और वो ये था कि जो मेडिसिन हैं वो बिल्कुल एक साइंटिफिक वे से बनाई जाती है, जिसकी नींव मॉडर्न केमिस्ट्री से मिलती है, जी। है ना। और जो डाइल्यूशन पद्धति है उसको आप अनलिमिटेड डाइल्यूशंस नहीं लेते, तो आपको D4 से लेकर D12 तक ही आपको यूज करना है। हाँ जी। तो आप उसके अंदर कहीं ना कहीं मेडिसिन प्रॉपर्टी मिलती है। ओके। तो स्पजरिक मेडिसिन के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, हाँ जी। उसके अंदर आपको जो वो दवाई देते हैं उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी का अंश होता है, हालांकि वो भी डाइल्यूटेड होती है, हाँ जी। है ना, ओके। वो भी डाइल्यूटेड होती है। उसका कारण क्या रखा कि साइड इफेक्ट ना हो। ओके। डाइल्यूटेड देने का जो तरीका था हनीमैन जी का, वो इसलिए उनको कैरी किया कि हम उसको साथ ही साथ उसमें कोई
स्टिमुलेट ना करे बॉडी को, हाँ जी। है ना, एक्सट्रैक्ट स्टिमुलेट ना करे, इसलिए साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ये पत्ती को रखा। और सेकंड जो रखा कि वेजिटेरियन होम्योपैथिक एनिमल से भी बनने लगी। हाँ जी। हालांकि एनिमल में टेस्ट नहीं की जाती, ओके। है ना, और हेल्दी सब्जेक्ट पे टेस्ट की जाती है, लेकिन एनिमल से दवाई बनती है। तो जो स्पजरिक का पॉइंट ऑफ व्यू रखा वो ये रखा कि वेजिटेबल से दवाइयाँ बनेंगी, हाँ जी। और वेजिटेरियन होंगी, और हेल्दी सब्जेक्ट के ऊपर इसको टेस्ट नहीं जी। करेंगे। यानी कि उसका जो बेस रखा, हाँ जी। वो हिस्ट्री ऑफ द पर्सन्स प्रॉब्लम, जैसे कि इमोशनल लेवल पर रखा, नर्वस सिस्टम पे रखा, ओके। रस रक्त पर रखा। हाँ जी। यानी कि आपका जो आहार है, ओके। जैसे इसे आप एक छोटा होम्योपैथी का फॉर्म समझ सकते हैं, हाँ स्पजरी को, है ना, इज ए लेटेस्ट इन्वेंशन के रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसा आपका आहार होगा, हाँ जी। वैसा आपका विचार होंगे, जी। जैसा आपका आहार होगा वैसी आपकी बॉडी के अंदर विकार होंगे, ओके। है ना। तो रस, पहले रस बनता है ना, जी। फिर वो रक्त बनता है ओके। है ना, फिर वो एक पूरा एक रूप धारण कर लेता है, फिर वो इमोशनल, उसमें चेंजेस आते हैं, फिर उसके अंदर आपके मेंटल लेवल पर चेंजेस आते हैं, फिजिकल लेवल पर। स्पजरिक थेरेपी क्या करती है, हाँ जी। आपके रस और रक्त को शुद्ध करती है, वाव। यानी प्यूरिफाई करती है। ओके। आपके अंदर वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हाँ जी। है ना, आपकी जो प्राण शक्ति है उसको बूस्टअप करती है, लेकिन सब कुछ एक दायरे के अंदर करती है, जी। यानी कि बियॉन्ड द लिमिट नहीं करती, उसको एक अपनी सीमा से बाहर नहीं जाती, है ना। तो इसलिए वो बिल्कुल जो स्पजरिक मेडिसिन हाँ हैं जी। उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इवन दो इन हायर डाइल्यूशंस। ओके, हाँ वेरी जी। इंटरेस्टिंग। तो विनोद जी, व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि फिर स्पजरिक कौन कौन सी बीमारी को हेल्प कर सकती है? हाँ जी, ये देखो, इसके पीछे हम लोग एक रिसर्च हम लोगों ने की, और हम लोग जर्मन एक कंपनी है, हाँ जी। उनके साथ हम लोग लास्ट 25 सालों से जुड़े हुए हैं, और वही एकमात्र ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो स्पजरिक की मेडिसिन बना रही हाँ है, जी। स्पेशली इन जर्मनी। और जर्मनी से जब उन्होंने उनको बनाते 120 साल हो गए, तो उनके पास एक डाटा है, और वो डाटा हम लोगों ने आपस में उसके ऊपर बहुत रिसर्च की। हाँ जी। और जो जितनी भी यूके, हर कंट्री का अपना अपना एक लॉ होता है। ओके। जैसे कि एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का एक लॉ है, ये स्पजरिक थेरेपी या होम्योपैथी थेरेपी के लिए ही नहीं लागू होता। ओके। जितनी भी नेचुरल मेडिसिन हैं जी। यूके में चल रही हैं, हाँ जी। या यूरोप में चल रही हैं, उनको डायग्नोज करने की अथॉरिटी नहीं, ओह वाओ। और उनको बॉडी माइंड सोल, हाँ जी। यानी कि आपकी जो प्राण शक्ति है जी। वो आपकी बॉडी माइंड सोल को बढ़ावा देती है। जी। उसके दायरे में रहते हुए अपने प्रिंसिपल्स, जो आपकी साइंस के खुद प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हमारी साइंस के प्रिंसिपल्स ये हैं कि हमें नेचुरल लॉ को फॉलो करते हैं, हाँ जी। नेचर ऑफ जो नेचर ने हमें दी है, तो उसी दायरे के अंदर हम जब फॉलो करते हैं, तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका एक कारण बनता है। जी। कोई भी काम जब कार्य होता है उसका कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता ना। तो ऐसे ये साइंटिफिक एक लॉ है। जी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो विकार आया, हाँ जी। वो विकार देखो, उसको 3 लेवल पर एक कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर डिफरेंशिएट करता है। कैसे? Okay. कि कुछ विकार आपके माइंड के हैं, जी। कुछ विकार आपके इमोशन के हैं, आपकी सोच के हैं, कुछ विकार आपके फिजिकल हैं, जी। है ना। तो उस विकारों के अनुरूप जो प्रॉब्लम हुई, तो आपको उसका कारण जानकर उसकी दवाई देनी। तो स्पजरिक मेडिसिन की जो आज से 100 साल हो गए इसको ट्रायल करते हुए, इतना अच्छा उसका इफेक्ट आया कि उसका एक डाटा बना। उस डाटा के अंदर तकरीबन बहुत सी ऐसी बीमारियां, हाँ जी। जो आज आम आदमी उससे सफर कर रहा है, जैसे कि मेंटल इलनेसेस। जी। आप देखिए स्ट्रेस कितना बढ़ गया है, इमोशंस देखिए, आपको डिप्रेस्ड हो गई है लाइफ, उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है स्पजरिक। और साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम,
यानी कि आप देखिए कि कितनी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप नाम मेडिकल फैकल्टीज या जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं उन्होंने दिए हैं, लेकिन हम लोग उसको जो उसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं इमोशनल्स के साथ जोड़ते हैं, उसका मेंटल लेवल पर जोड़ते हैं, और फिजिकल अपीयरेंस जब होती है तो उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आम तौर पर जो सिर दर्द हैं हाँ जी, वो ठीक होते हैं। और यानी कहने का मतलब ये है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स, जैसे आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना, जिसके अंदर आपके अंदर काफ़ी विकार आने लग जाते हैं, और उस विकार के थ्रू जब अर्थराइटिस स्टार्ट होता है, जिसको हालांकि हम लोग जो नेचुरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो यूके के अंदर अकॉर्डिंग टू डिजीज दवाई नहीं सिलेक्ट करते, है ना, वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स नेचर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि बॉडी टाइप कहते हैं उसको। यही मैं पूछने वाली थी आपको, क्योंकि अभी हमको तो यही पता है कि डिजीज के नाम ही पता है, जैसे आर्थराइटिस हो गया, आस्थमा हो गया, तो लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे सिलेक्ट कर लेते हो राइट रेमेडी। देखो, ये तो एक आपको इसके लिए वैसे समझना पड़ेगा कि मेडिकल जो सिस्टम है जो जिसको हम लोग जीपी यहाँ पर के पास जाते हैं या मेडिकल डायग्नोज करते हैं, वो एक फर्स्ट नंबर पर मेन स्ट्रीम हो गया, है ना, वो हाउस होल्ड एक नेम हो गया, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें अनपढ़ता या अधूरा ज्ञान होगा तो वो काम खराब होगा, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। इसलिए मेडिकल जो एक डायग्नोज है वो एक जीपी या मेडिकल फैकल्टी ने उसको किया है, मेडिकल सिस्टम ने किया है। जब वो दवाई खाते खाते स्टेबल हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और साथ ही साथ साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गए, और ये कह लीजिए कि जब उसका ट्रीटमेंट जो कहीं ना कहीं एक नेचुरल जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है, नेचुरल वर्ल्ड का जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है, उसकी क्वालिफिकेशन और उसको इतनी समझ है कि कोई भी छोटा सी एक मिस्टेक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसलिए हमें गाइडलाइन जो मिली है वो ये है कि एक्यूट लेवल पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका निदान करने के लिए उसको एक कहीं ना कहीं वो बड़ी ना बन जाए, इसलिए उसको जीपी के पास रेफर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप एक दवाई 15 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं, और आपको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, और आपको कहीं लगता है कि मुझे नेचुरल वर्ल्ड की जरूरत पड़ती है, और नेचर, बैक टू द नेचर जब आप जाते हैं तो आपको हाउस होल्ड से लेकर एक नेचुरल वर्ल्ड की एक फैसिलिटीज मिलती है कि मेडिसिन, तो उसके अंदर जब आप संपर्क करते हैं तो हम लोगों की ये दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले उनको समझाएं कि वहाँ पर अनसाइंटिफिक बेस थ्योरी ना लेके आए। इसलिए हमें वो लॉ ये है कि हम मेडिकल डायग्नोज की बजाय जो ऑलरेडी उनकी जो प्रॉब्लम है उसका कारण और निदान नेचुरल वर्ल्ड में देखें। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपकी स्ट्रेस बढ़ी, आपको मेंटल इलनेस स्टार्ट हुई, आपका एनवायरनमेंट खराब हुआ, तो आप उसका एक मेडिकल बेस मेडिसिन है, जीपी ने आपको दी है, और आपको खाते खाते 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर नेचुरल वर्ल्ड से हेल्प लेकर, वो फॉर्म कोई भी हो, है ना, हमारा काम स्पर्जिक का है, तो हमारे पास एक रिसर्च है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी इमोशनल हम क्या मदद कर सकते हैं, उसकी हम किस तरह से उसकी जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं। तो इसलिए वो अलग अलग कारण होते हैं उसके। तो अगर मैं सही समझी, स्पर्जिक मेडिसिन आप मेन स्ट्रीम मेडिसिन के साथ ले सकते हो? हाँ जी, वो उसके अंदर कुछ एक हमें ना तो हम जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन हैं उसको स्टॉप नहीं कर सकते हम लोग, और धीरे धीरे वो आप अपने जब जीपी से मिलते हैं और जब बात करते हैं तो उनको बताएं कि आप एक नेचुरल मेडिसिन खा रहे हैं या लेना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक वो अगर मैं ट्राई करूं, और जहां आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी या कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, उस प्रॉब्लम पे अगर आप उसको करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अंदर कोई रोक है, है ना। हाँ, जब आपकी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है और एक लाइफ थ्रेटनिंग है, तब आपको अननेसेसरी मेडिसिन्स नहीं खानी चाहिए। उसमें आपको मेन स्ट्रीम की मेडिसिन के साथ साथ क्या आपको मदद कर सकते हो लेनी चाहिए। तो जब आप हमारी जो मेडिसिन हैं उसके अंदर कुछ दवाइयाँ हम इंटरफेयर ना करें,
Okay. तकरीबन जो डाइल्यूशन मेड मेडिसिन होती हैं वो इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर उसका पूरा विचार करके उसके साथ बात करके और जीपी को बताकर, और उसमें कुछ आजकल तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि कुछ चीज़ें आप नेचुरली ठीक करें, डाइट से ठीक करें। ये देखो कितना पुराना कॉन्सेप्ट था। जी। आपके पास एक टाइम मिलता है आपको कि आपके पास कोई विकार आया तो उसको नेचुरली एक्सरसाइज से, नेचुरल फूड से ठीक करने की कोशिश करें, और जब आप नहीं कर पाते तब आप एक मेडिसिन का सहारा लें। तो फिलॉसफी वो आज से हजारों साल पुरानी है। और हमारे जो नेचुरल प्रैक्टिशनर वो भी यही कहते हैं कि सबसे पहले तो आपका आहार अच्छा होना चाहिए, जो विकार कम होंगे। आहार अच्छा होगा तो विकार नहीं होंगे, आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे। तो इस वजह से वो एक सोच समझकर एक पूरी थ्योरी के द्वारा क्लिनिकल जो होम्योपैथिक है उसका सहारा लेना चाहिए। ओके, तो फिर इसका मतलब स्पजरिक पूरा सेफ है और कोई भी साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ जी, नहीं, उसके अंदर बिल्कुल। एक तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो स्पजरिक का जो बैकग्राउंड मैंने बताया आपको, वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि नेचुरल वर्ड है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, नो मिनरल बेस्ड मेडिसिन, नो केमिकल बेस्ड मेडिसिन, और यहाँ तक कि एनिमल बेस्ड मेडिसिन का तो नामो निशान नहीं है ना। तो एक तकरीबन हाउस होल्ड जो प्लांट्स हैं उनसे एक दवाई बनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 115 प्लांट स्पजरिक मेडिसिन, हमारी जो स्पजरिक थेरेपी है उसके अंदर 115 प्लांट ही यूज होते हैं जी। और वो 15 प्लांट से कॉम्बिनेशंस मेडिसिन बनी है ना। और वो डाइल्यूशंस हैं, यानी कि उसका जो वीकेस्ट डाइल्यूशन है, जो हायर डाइल्यूशन है, वो मैक्सिमम D12 है जी, है ना। तो वो डाइल्यूशन होने की वजह से वो स्टिमुलेट कम करता है जी, तो साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सन की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, या वो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट करता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो फिर ये जो स्पजरिक मेडिसिन है ये कहाँ पर मिलती है? हाँ जी, ये स्पजरिक का अभी बातों बातों में हम एक बात कर रहे थे सविता जी कि ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे यूरोप के अंदर मुझे ये मौका मिला कि स्पजरिक थेरेपी को यूके के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। और जब हमने 1996 में इसको रीएस्टेब्लिश किया तो उसके बाद कारवा बनता चला गया, एक से भले दो, फिर धीरे धीरे कारवा बन गया। और आज बड़ा गर्व होता है और ब्लेसिंग होती है कि हमारे गुरुओं की जो शिक्षा हमें मिली, बड़ों का जो आशीर्वाद हमें मिला, माता पिता जी ने जो हमें परवरिश की, उसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे और ये मौका मिला। और जर्मन की 120 साल पुरानी जो कंपनी है जो स्पजरिक की मेडिसिन बनाती है, जर्मन की ही कंपनी होम्योपैथी की दवाइयाँ बनाती है जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करती है जी। और होम्योपैथी का जो सेक्टर है इतना बड़ा हो गया कि वो कहीं ना कहीं पूरे हर देश में उसकी दवाइयाँ बन रही हैं। लेकिन जब स्पजरिक थेरेपी की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ जर्मन की ये कंपनी स्पजरिक की मेडिसिन बनाती है। हमारा उनके साथ टाई अप हुआ और हम लोगों ने कोलैबोरेशन करके हमारी जो स्पजरिक मेडिसिन बनाना स्टार्ट की और यूके में उसको सप्लाई किया। और अब उसको हम धीरे धीरे, इज ए फास्ट ग्रोइंग साइंस, और ये सिर्फ और सिर्फ जर्मन में ही बनती है। और जो अगर उसका पूरे पौधों के अनुरूप, और स्पजरिक मेडिसिन्स होम्योपैथी के मुकाबले में थोड़ा लेट बनती है, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जो एक्सट्रैक्ट है जी, वो जल्दी निकल जाता है। लेकिन जो स्पजरिक होम्योपैथी का जो एक्सट्रैक्ट है उसको निकलने में 10 से 40 दिन भी लग सकते हैं, तो मिनिमम 10 days to 40 days। तो उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है और वो जर्मन की कंपनी अभी तक हम लोगों की ये पूर्ति, जो स्पजरिक की मेडिसिन की पूर्ति कर रही है जी। और वो पूरा एक हाई स्टैंडर्ड GMP मेडिसिन के होते हुए हाई, क्योंकि जर्मन इज ए मदरलैंड ऑफ होम्योपैथी, है ना वो। और यहाँ पे यूके के अंदर होम्योपैथी फार्मेसी तो बहुत हैं, लेकिन स्पजरिक मेडिसिन की अभी फार्मेसी नहीं है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। लेकिन हम लोग स्पजरिक की
जो मेडिसिन हैं प्लांट बेस्ड हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि होम्योपैथी के अंदर हमारा जो सेक्टर है या मेरे जो प्रिंसिपल हैं वो वेजिटेरियन होते हुए मुझे पता लगा कि कई होम्योपैथी की मेडिसिन एनिमल बेस्ड खा रहे थे। तो जब हमने उनको स्पेसिफिक दवाई देना स्टार्ट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। इसके अंदर काफ़ी बुक्स लिखी हुई हैं और बहुत अच्छे मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। हाँ जी। ओके, तो फिर दर्शकों के लिए मैं बता दूं, आपके स्क्रीन पर नीचे फ्री फायर नंबर है, तो आप कभी भी विनोद जी के साथ अगर आप बात करना चाहते हो तो उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा सविता जी कि हम लोग 15-20 मिनट का फ्री डिस्कशन करते हैं। और उसके अंदर मेरा ये जो मानना ये है कि कई बार आपकी जो सर्कल होता है उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं कि हमें क्या नेचुरल मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए कि नहीं। तो उसके और मुझे 25 साल ये काम करते हुए हो गए, हमारे पिताजी ने इसको करते हुए 50 साल हो गए। और जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो हमारे मन में एक बात आई कि हम लोग क्यों ना इसको पहले एक 15 मिनट का एक डिस्कशन किया जाए जी। वो डिस्कशन ये है कि कोई भी हमारे पास आता है तो हम उसके साथ डिस्कशन करके वाकई में क्या मदद कर सकते हैं, उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के अंदर उनको हम क्या मदद कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और कितना फायदा हो सकता है कितना नहीं, और कहाँ पर उनको ये नेचुरल मेडिसिन लेनी चाहिए और कहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। देखो, मैं एक नेचुरल प्रैक्टिशनर होने के नाते भी बार बार ये कहता हूँ कि जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर हम लोगों को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि जो चीजें ठीक नहीं हो सकती उसका क्लेम ना करो जी, उसमें अनपढ़ता ना करें। इसलिए हम लोग 15 मिनट का उसको डिस्कशन, उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है जी, है ना। और सुनाई बातों की बजाय वो जब फेस टू फेस हमसे संपर्क करता है तो उसको, और ये फ्री है, 15-20 मिनट का इंट्रोडक्शन हम फ्री देते हैं। ये तो विनोद जी ने काफी अच्छी बात बता दी, बहुत ही अच्छी सोच है कि आप दर्शकों के लिए 15-20 मिनट फ्री कंसल्टेशन देते हैं। ग्रेट। तो सर प्लीज इफ यू वुड लाइक टू गेट इन टच, the number is on the screen down below, the free phone number. चलो विनोद जी, आज के लिए तो एपिसोड बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वंडरफुल नॉलेज टू द व्यूअर्स। और दर्शकों को भी मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हमको कांटेक्ट करते रहना। मिलते अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते। थैंक यू।